बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्रनाथ शुक्ल जी। मंच पर इस सत्र की तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रहे हम सब लोगों के और मेरे खासकर मेरे मार्गदर्शक प्रोफेसर राजवंत राव जी, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ शुक्ल जी, श्रीमती शिवानी सिंह जी और सभागार में उपस्थित मेरे गुरु आचार्य प्रोफेसर रामदास राय जी, प्रोफेसर जंग बहादुर पांडे जी रांची से आए हुए, और इस सत्र में शोध पत्र वाचन करने वाली मेरी दोनों शिष्याएं निमिषा और यामिनी, विजयानंद जी और सभागार में उपस्थित राणा पाठक जी, महाविद्यालय परिवार के शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों शोधार्थियों। नई शिक्षा नीति के भाषाई संदर्भ पर बात करने से पहले यह जरूरी है कि हम भाषा की प्रकृति और स्वभाव को समझें, क्योंकि जो मूल लक्ष्य और मूल भाव और मूल दृष्टि है वह भाषा की सेंसिटिविटी को, भाषा की संवेदनशीलता को पकड़ने की। भाषा अपने आप में हम सब जानते हैं कि वो अभिव्यक्ति का माध्यम है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, लेकिन भाषा सिर्फ इतना ही नहीं। भाषा हमारी पहचान है, भाषा हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है, भाषा हमारा राष्ट्रबोध है, और एक भाषा के भीतर रहते हुए हम अपनी सांस्कृतिक, जाति, धार्मिक और आध्यात्मिक अंतरयात्राओं से गुजरते हैं। भाषा का संबंध हमारी समस्त, हमारे वजूद से, हमारी पहचान से। भाषा के बारे में बहुत विचार हुआ, और यह क्या कारण है कि जो नई शिक्षा नीति बनी, उस नई शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसकी भाषा का संदर्भ ही है। और मुझे लगता है शायद उसी संदर्भ को खोजने के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज और हिंदी विभाग महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण ने इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन किया, क्योंकि हम सिर्फ भाषा जब कहते हैं तो यह एक दोहरी यात्रा है, भीतर से बाहर और बाहर से भीतर की यात्रा। एमए की कक्षाओं में जिन लोगों ने मुझे भाषा विज्ञान पढ़ाया था, उनमें से प्रोफेसर आर.डी. राय सभागार में बैठे हुए, और बहुत कुछ आज तो सर का व्याख्यान सुन नहीं पाया, लेकिन जरूर अच्छा होगा। लेकिन भाषा के बारे में यह जानकर अचरज होगा कि अनेक तरीकों से इसे समझने की कोशिश हुई। भारतीय और विदेशी, पाश्चात्य दोनों तरह के विचारकों ने और तमाम संस्कृत कर्मियों ने, तमाम इतिहासकारों ने, तमाम इतिहासविदों ने भाषा को अपने अपने ढंग से, तमाम तरह के दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से भाषा की प्रकृति, स्वभाव और उसकी संवेदनशीलता को समझने की तमाम तरह की विचार दृष्टि दी। ऐसे ही भाषा संवाद का माध्यम, साधन रहकर भी उसकी अपनी स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता है, जो समाज, संस्कृति, इतिहास, पुराण, स्मृतियों से अपना जीव द्रव्य लेती रहती है। इसी अर्थ में भाषा एक राष्ट्र, भाषा और राष्ट्र दोनों एक दूसरे के
एक दूसरे में रहते हैं। भाषा के भीतर राष्ट्र और राष्ट्र के भीतर भाषा। इसीलिए बार बार जब राष्ट्रभाषा का सवाल उठता है तो बहुत सारे प्रगतिशील लोग यह कहते हैं कि राष्ट्रभाषा नाम का कोई पद नहीं है, जबकि राष्ट्र और भाषा दोनों एक दूसरे को संजीवनी देते रहते हैं। निर्मल वर्मा ने उनका बहुत अच्छा निबंध है, मैं अपने विद्यार्थियों, शिक्षकों और मित्रों से जरूर कहूँगा उस निबंध को पढ़ें, भाषा और राष्ट्रीय अस्मिता। और उस निबंध में निर्मल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। और जो औपनिवेशिक यात्रा है हमारी, उत्तर औपनिवेशिक यात्रा है, और आधुनिक काल के पहले जो पूरा मध्यकाल है, उस मध्यकाल की जो पूरी यात्रा से आप गुजरेंगे तो भाषा की स्वतंत्र और स्वायत्त और उसकी मुक्त धर्मी चेतना का एहसास होगा। क्या कारण था कि मंदिर और सारे हमारे महत्वपूर्ण जो आध्यात्म के केंद्र थे, सत्ताएं थी, संपदाएं थी, वो रौंदी जा रही थी, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी जीवित है और महत्वपूर्ण बनी हुई है दुनिया के ज्ञान विज्ञान के लोगों के लिए। तो उसके पीछे हमारी भाषा ही है। पाणिनि ने दुनिया को बताया, पतंजलि ने दुनिया को संदेश दिया, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ने। लेकिन उसके साथ साथ हमारे संतों और महात्माओं और हमारे विचारकों ने भी ये संदेश दिया। वो भाषा की ताकत ही थी कि कुंभन दास ने कहा, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात बनैया कुटी फिसल गयो हरिराम। ये भाषा की ही ताकत थी। भाषा के भीतर जो छिपी हुई जाति और सांस्कृतिक अस्मिता है, उस अस्मिता के कारण ऐसा संभव हुआ। निर्मल वर्मा ने एक लेख में लिखा है कि भाषा के बारे में कुछ भी कहना अपनी छाया को पकड़ना है। उसी निबंध में भाषा और राष्ट्रीय अस्मिता, भाषा के बारे में कुछ भी कहना अपनी छाया को पकड़ना है। यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि हम उसकी छाया, हम भाषा की छाया, अपना यथार्थ उसमें हम करते हैं, अपने को उसमें और उसके द्वारा परिभाषित करते हैं। ये भाषा की स्वायत्त और सत्ता है कि भाषा को हम परिभाषित करते हैं, भाषा से स्वयं परिभाषित होते हैं। भाषा हमें बनाती है, हम भाषा को बनाते हैं। ये बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, निरंतर यात्रा है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भाषा को बहता हुआ नील कहा। और इसीलिए मनुष्य कोई अंतिम प्रोडक्ट नहीं, अंतिम निर्मित कोई प्रोडक्ट नहीं है कि बन गया तो अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी होगी। एक निरंतर यात्रा है मनुष्य की, और उस यात्रा का कारण है सिर्फ भाषा, क्योंकि हम भाषा के भीतर रहते हैं और भाषा हमारे भीतर है। उसके भीतर भाषा है। इसी प्रवृत्ति के कारण हम स्वयं को उत्खनित करते हैं। हम स्वयं को उत्खनित करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। अगर हम स्वयं को उत्खनित करते हैं, स्वयं आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो ये सब भाषा के भीतर और भाषा के माध्यम और भाषा के कारण ही संभव है। यह आत्म उत्खनन और आत्म अन्वेषण, ये दोनों भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। और शायद आत्म उत्खनन और आत्म अन्वेषण ही वह तत्व था जिसके कारण नई शिक्षा नीति में भाषा की इतनी केंद्रीय भूमिका बनी। गोरखनाथ ने बहुत पहले कहा था कि बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव घरों को कैसा। कहते जो कुछ भी है
यह एक आत्म उत्खनन और आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया थी। और इस प्रक्रिया में भाषा मनुष्य को आत्मदृष्टि देती। क्या कारण है कि अब तक की जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति में यह जो आत्मदृष्टि थी, उस आत्मदृष्टि के लिए स्पेस बहुत कम था। इस नई शिक्षा नीति ने आत्मदृष्टि और आत्म उत्खनन और आत्म अन्वेषण की शक्ति पैदा की। और इस अर्थ में अज्ञे ने भी लिखा है और निर्मल वर्मा ने भी लिखा है, कुमार स्वामी ने भी लिखा है, प्रसिद्ध जो चिंतक रहे हैं उन्होंने भी लिखा है कि इस आत्मबोध, आत्म उत्खनन और आत्म अन्वेषण के कारण ही हम संपूर्णता की एक यात्रा पर निकलते हैं। हम संपूर्ण होना चाहते हैं और संपूर्णता की यात्रा हम पूरा होना चाहते हैं। हम सब अधूरे, रोज हम कुछ न कुछ पूरा होते हैं, रोज कुछ न कुछ कम होते हैं। तो ये जो हमारा अधूरापन है, जो वो जब हमारी परिपूर्णता की यात्रा पर हम आगे बढ़ते हैं तो आत्मबोध प्रस्थान बिंदु है। इस आत्मबोध की निर्मित के मूल में भाषा है। आत्मबोध की निर्मित में भाषा है और यही भाषा का सबसे बड़ा लक्ष्य। भाषा ही हमें अध्यात्म, योग और हमारे अधूरेपन से निकलने के लिए जितनी भी साधनाएं हैं, वो सब भाषा की साधनाएं हैं। हम भाषा में अपने इष्ट ईश्वर से संवाद करते हैं, हम भाषा में आपसे संवाद कर रहे हैं। तो यह जो अधूरेपन से निकलने की साधनाएं हैं, हम दरअसल परिपूर्ण होने की आकांक्षा हमारे भीतर है और हर मनुष्य के भीतर परिपूर्ण होने की आकांक्षा है। अगर परिपूर्ण होने की आकांक्षा हमारे भीतर नहीं होती तो हम रोज सुबह नहाने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर 4 बार अपना चेहरा नहीं देखते। तो चेहरा देखते हैं, दरअसल हम परिपूर्ण होना चाहते हैं। तो वह सिर्फ मामला सौंदर्य का नहीं, वह मामला हमारी आत्मदृष्टि का है। तो इस तरह से भाषा मनुष्य को निर्मित करती है, उसकी पहचान है, उसकी सांस्कृतिक अस्मिता है। भाषा सिर्फ संप्रेषण नहीं है, वह एक व्यवहार है, बिहेवियर है। हमारे तमाम आलोचकों ने कहा है बिहेवियर है। भाषा है तो जीवन है, संस्कृति। इसीलिए ये बात कही गई, अभी विजयानंद जी कह रहे थे कि भाषाएं मरती हैं, मर रही हैं। प्रोफेसर रामदास राय बैठे हैं, महत्वपूर्ण भाषाविद हैं हमारे। भाषाएं मरती नहीं, एक भाषा दूसरी भाषा में अपनी जगह रूपांतरित, और वह भी भाषा का एक विकास। निर्मल वर्मा ने इसे बहुत बारीकी से पकड़ा और कहा था कि कोई भी भाषा मर नहीं सकती। कोई भी भाषा जब तक वह है कभी मृत नहीं होती। निर्मल वर्मा के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। कोई भी भाषा जब तक वह है कभी मृत भाषा नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारे अतीत, हमारी स्मृतियाँ, हमारी परंपराएं, हमारी पौराणिक संरचनाएं, इनमें हमारी भाषा छुपी रहती है। जरूरत होती है उसे रिचार्ज करने की, वहां से निकालने की जरूरत है। यदि हमारे अतीत का सब कुछ मिट जाए किंतु भाषा बची रहती है, जिसके द्वारा एक समाज के सदस्य आपस में संवाद करता है। तो वर्तमान में रहते हुए भी वे अचेतन रूप में अपने अतीत से जुड़े रहते हैं।
अगर अतीत से जुड़ना नहीं होता तो मैं आज यहाँ खड़े होकर गोरखनाथ का वह छंद वह साखी उद्धृत नहीं करता। यह हमारे अतीत से हमारा संसर्ग है, हमारा जुड़ाव है, और यही भाषा की सेंसिटिविटी, यही भाषा की संवेदनशीलता है। भाषा का सर ने पढ़ाया हम लोगों को, नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा जो है उसके दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो है वो क्षमता है और दूसरा व्यवहार। जो क्षमता का संबंध उसके संविधान या उसके व्याकरण या उसकी शब्द योजना, शब्द विन्यास, व्याकरण से, लेकिन मैं समझ लेकिन दूसरा जो पक्ष है भाषा व्यवहार, वह बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी चर्चा निर्मल वर्मा आज नहीं करते हुए भाषा को हमारी जाति, सांस्कृतिक अस्मिता और चेतना से जोड़ा। भाषा कोई भी हो उसका दोहरा चरित्र होता है। वह संप्रेषण के माध्यम के साथ, संप्रेषण मतलब बातचीत, आदान प्रदान करना, भाव को आदान प्रदान करना, वह संप्रेषण के माध्यम के साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की बात। अगर सांस्कृतिक परंपराओं की बात भाषा नहीं होती तो जो छठ पर्व है वो इस समय एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्व नहीं बनता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं बनता। आप याद करिए, कल ही करवा चौथ था। करवा चौथ जो है वो बहुत कम घरों में मनाया जाता था, आज उसका प्रसार किया। ये सब भाषा की सांस्कृतिक विस्तार यात्रा। तो मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भाषा ने ही हमें बचाया, चाहे वो मुगल काल रहा हो, चाहे वो आदिकाल का समय रहा हो, चाहे वो आधुनिक काल का समय रहा हो, हमारी भाषाओं और संस्कृत ने ही हमें बचाया। मैक्स मुलर कहा करते थे, हमें बचाया मतलब केवल हिंदी पढ़ने वालों को नहीं बचाया। सर से बात हो रही थी कल, तो सर कह रहे हमें तो बुला लिया, मैं तो इतिहास का आदमी हूँ, तो केवल हिंदी पढ़ने वाला हिंदी का आदमी नहीं, जितने भी लोग इस भारत राष्ट्र में रहते बसते हैं, आज जो हिंदी की स्थिति है और जो भारतीय भाषाओं के भीतर है, हिंदी और भारतीय भाषा की तरफ मैं भी तुरंत आ रहा हूँ, तो उस स्थिति में सभी अगर राष्ट्र में है तो सब हिंदी के राष्ट्र में। हिंदी की अपनी एक जाति और राष्ट्रीय चेतना है। सभी लोग जो लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं वो भी हिंदी वाले हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी वाले ही हिंदी वाले हैं, हिंदी में ही पढ़ने वाले लोग हिंदी वाले नहीं। ये हमारी अगर ऐसा होता तो स्वीकृति के लिए, जन स्वीकृति के लिए, राष्ट्र नेता बनने के लिए हिंदी तर क्षेत्र के लोगों ने भी हिंदी क्षेत्र में आए, और जब तक हिंदी क्षेत्र से स्वीकृति और पहचान नहीं मिली तब तक राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं बना। एक उदाहरण दे देता हूँ। काल राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े, चयन किया हिंदी क्षेत्र का। मोदी जी पहली बार चुनाव लड़े, 2 जगह से चुनाव लड़े, चयन किया हिंदी क्षेत्र। ये हिंदी क्षेत्र की ताकत, ये हिंदी का विस्तार है, हिंदी की सांस्कृतिक पहचान है। और आज जो हम बचे हैं सांस्कृतिक स्तर पर, उसे हमारी भाषाओं ने बचाया है, सिर्फ हिंदी ने नहीं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगला, मराठी, उन सभी भाषाओं ने बनाया। तो नई शिक्षा नीति यह कहती है कि हम सिर्फ इसे अध्ययन का माध्यम, अपनी मातृभाषा, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसे हम अपने अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनाएं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो मैं मैक्स मुलर
को कर रहा था, मैक्स मूलर ने कहा था कि भारत में संस्कृत और उससे उद्भूत भाषाएं परस्पर संवाद और आत्मचिंतन के लिए जीवित रहती हैं। भारत तब तक जीवित है, मैक्स मूलर ने उस समय कहा, भारत तब तक जीवित है जब तक संस्कृत और उससे संवाद, उससे जुड़ी हुई, उससे उद्भूत भाषाएं परस्पर संवाद और आत्मचिंतन के लिए जीवित रहती, तब तक उसकी सांस्कृतिक अस्मिता बची रहेगी। उसके रहते भारतीय सभ्यता को ग्रीक या मिस्र की सभ्यताओं की तरह म्यूजियम के गौरवमय किंतु मृत स्मारक की तरह नहीं देखा जा सकता। भारतीय संस्कृति मृत स्मारक नहीं है, संस्कृतियां मृत स्मारक। इसलिए भारतीय संस्कृति अगर जीवंत है, जीवित है, निरंतर तमाम चेतनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, तो यह उसकी भाषिक संपदा और भाषिक क्षमता ही कि भाषा हिंदी क्या सिर्फ एक भाषा है? हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, हिंदी अपने आप में राष्ट्र है और उसकी जितनी भी बोलियां हैं सब राष्ट्र के अंग है, सब उस राष्ट्र के राज्य, सब उसके अंग, उन सबसे शक्ति और ताकत लेती हुई आगे बढ़ी। हिंदी क्या सिर्फ उसकी बोलियों से ही आगे बढ़ी? हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सभी से आगे बढ़ी। अगर इन सभी से आगे ना बढ़ी होती तो जो बात अक्त महादेवी कह रही थी 12वीं 13वीं शताब्दी में, जो बात आंडाल कह रही थी 6वीं शताब्दी में, वो बात गोरखनाथ भी कह रहे थे और 13वीं 14वीं शताब्दी में मीराबाई और कबीर भी कह रहे थे, गुरु नानक भी कह रहे थे। तो ये भाषाएं एक दूसरे को कैसे जीवन देती। हिंदी ने भारतीय भाषाओं को जीवन दिया और भारतीय भाषाओं ने हिंदी को जीवन दिया। यह नई शिक्षा नीति किसी जीवनी शक्ति को खोजने की यात्रा बन सकती है। ये इस भारतीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण स्वरूप। औपनिवेशिक काल में जो भारत की भाषा थी, परस्पर संवाद, धर्मिता एवं आत्मचिंतन के जो संदर्भ थे, भाषाओं के बीच में जो परस्पर संवाद, धर्मिता और आत्मचिंतन के तत्व थे, उसे उन्होंने काटा। मैक्स मूलर जिसके लिए कह रहा था कि भारतीय संस्कृति को अगर मारना है तो इस भाषाओं के बीच में जो संवाद धर्मिता है, इस संवाद धर्मिता को तोड़ना पड़ेगा। उसमें जो आत्म अन्वेषण और आत्म उत्खनन का भाव है, उसे तोड़ना पड़ेगा। और यह नई शिक्षा नीति भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषाओं के, जब अनेक मातृभाषाएं, इनमें शिक्षा और ज्ञान का प्रसार का माध्यम बनेगा, तब परस्पर भाषाओं के बीच में यह जो संवाद धर्मिता है वह बढ़ेगी और बनेगी। यह नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण संदर्भ। और नई शिक्षा नीति मैकाले ने भी कहा, एक छोटा सा उदाहरण, हम भारत में पश्चिमी संस्कृत का प्रभुत्व तब तक स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक भारतीय शिक्षा पद्धति से संस्कृत भाषा को निष्कासित नहीं। संस्कृत निष्कासित हो रही थी, लेकिन हमारी भाषाओं ने उसे बचाया, हमारे संस्कृत को बचाया। सर इन दिनों में संदेशवाद के अध्यक्ष थे, बड़े मुश्किल से 25-26 यह सच्चाई, लेकिन इसमें नई शिक्षा नीति की कमी नहीं। जो 75 जो अनेक पिछले वर्षों तक बना हुआ माइंडसेट था, उस माइंडसेट को तोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति अभी प्रयोग के दौर से गुजर रही है। उस प्रयोग के दौर से गुजरते हुए उसे बहुत सारी लंबी यात्रा कर रही है। इस लंबी यात्रा में भारत की विभिन्न भाषाओं के बीच में जो टूटी हुई दरारें थी, टूटे हुए रिश्ते थे, उन टूटे हुए रिश्तों और दरारों को भरने की जरूरत है। नहीं तो तमिलनाडु या कहीं से कोई एक उठेगा और कहेगा कि हम हिंदी का विरोध करते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सार्थक। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित प्रोफेसर रजवंत राव सर को प्रोफेसर रजवंत राव सर का एक संदर्भ आया था, मैंने उसे अधूरा ही छोड़ दिया। तो संदर्भ ये था कि सर ने कहा कि मैं हिंदी वाला तो हूँ नहीं, ये सर की विनम्रता थी। सर की विनम्रता थी कि सर ने कहा कि मैं हिंदी वाला नहीं हूँ। अभी जब आप भाषण सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर हिंदी वाले भी हैं।